Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video we will discuss about some agricultural economics related MCQs question which is important in your FCI exam. Okay, so first question is that first agricultural university in India was established in। पहला जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था आपका जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये पंतनगर उत्तराखंड में इस्टेब्लिश है एज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा ये इनॉग्रेटेड हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। पंतनगर में है, पहला यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, और किस ईयर में हुआ था? 17 नवंबर 1960। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कब हुआ था, ठीक है, किसने किया था इनॉग्रेट और किस जगह पर है ये बेसिकली। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। यानी यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है उसमें से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें उससे रिलेटेड ऑपरेशंस में नहीं है या इंक्लूडेड नहीं है। तो राइट आंसर आपका नाबार्ड जो है, ठीक है, ये नहीं रहता इंक्लूडेड। जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक रहता है ये इंक्लूडेड नहीं रहता। बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स दैट इज आरआरबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द ऑपरेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। सो अ किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इट इज़ अ क्रेडिट कार्ड टू प्रोवाइड द affordable credit from the farmers and it was started by the government of the India, Reserve Bank of India, okay, and National Bank for Agricultural and Rural Development which is the 1998 and 1990 to help farmers access timely and adequate credit. So the credit is available to the farmers in most of the banks like commercial banks and cooperative banks and regional rural banks। तो यहाँ पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह का कार्ड है जो कि फार्मर्स को दिया जाता है। एक अफोर्डेबल क्रेडिट मतलब कार्ड रहता है, फार्मर्स को दिया जाता है जिससे कि वो उनकी हेल्प हो पाए। बट जो नेशनल जो आपका ये बैंक है, ये जो है अदर जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं और रीजनल बैंक्स हैं, उनको क्या करता है यहाँ पर हेल्प करता है, मतलब उन बैंक्स की हेल्प करता है जिससे वो बैंक्स जो है टाइमली फार्मर्स की हेल्प कर पाए। तो बेसिकली ये यहाँ पर पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज ऑफ द इंडिया। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है किसके लिए? रेन फेड एरियाज जो हैं इंडिया में उनके लिए। तो कौन सा यहाँ पर फॉलोइंग जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से कौन सा जो है नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर जो आपका ए एंड बी दोनों ही बेसिकली रिलेटेड है, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट। तो राइट आंसर आएगा डी। तो सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? सस्टेनेबल फार्मिंग एंड जो आपका इंटीग्रेटेड वाटर सेट सिस्टम होता है, इस सिस्टम का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि रिलेटेड है फॉर रेनफेड एरियाज ऑफ इंडिया। सो द स्कीम ऑफ नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ठीक है, जिसको हम NWDPRA भी बोल सकते हैं, द वॉज लॉन्च इन 1991 90 से 91 के बीच लॉन्च हुआ है। कितने स्टेट में हुआ है? 25 स्टेट्स में हुआ है और 2 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, बेस्ड ऑन द ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। बेसिकली इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि संरक्षण और विकास यानी कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड एक टिकाऊ मैनेजमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेन वे में इन्हेंस करना, यानी फर्टिलिटी भी बनाए रखना और प्रोडक्शन भी इन्हेंस होना। सो दिस इस मैनर में सस्टेनेबल मैनर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना और जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस जो डिस्टर्ब हो गया उसको रिस्टोर करना एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको
को क्रिएट करना। तो दिस इज़ द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस प्रोजेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल सेक्टर इज कवर्ड अंडर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम दैट इज़ MIS ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसमें से राइट आंसर आपका हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हॉर्टिकल्चर होता है इज़ कवर्ड अंडर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो ये आपका राइट आंसर जो है वो सी आएगा। सो द मार्केट जो इंटरवेंशन स्कीम है, ठीक है, इज एन ad hoc scheme under the which horticultural commodities and other जो भी agricultural commodities रहते हैं the falls which are perishable in nature like vegetable और fruits भी they are perishable in nature, बहुत टाइम तक स्टोरेज नहीं कर पाते हम वेजिटेबल्स का। सो ऐसे कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भी रहते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। सो दे आर पेरिसेबल इन नेचर एंड दे आर नॉट कवर अंडर द मिनिमम प्राइस सपोर्ट स्कीम। Now next question, the price at which the government purchase food grain for the maintaining the public distribution that is PDS system, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, and for the building of the buffer stock, उसका भी वीडियो है, ठीक है, बफर स्टॉक का। सो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा कौन सा प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट परचेस करता है फूड ग्रेन को PDS को मेंटेन करने के लिए और बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए? तो दैट इज़ द प्रोक्योरमेंट प्राइस। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये अलग टॉपिक है, वो अलग होता है, बट जिसमें ये फूड ग्रेन को लाइक गवर्नमेंट परचेस करता है PDS को मेंटेन करने के लिए और बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ द प्रोक्योरमेंट प्राइस। सो द प्रोक्योरमेंट यानी जो प्राइस है एट विच द गवर्नमेंट परचेज द फूड ग्रेन लाइक फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो भी आपका बफर स्टॉक के लिए विच इज नोन एज द प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक, तो इसमें तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज दे असाइन द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सा एजेंसी है यहाँ पर जिसको असाइन किया गया है फॉर द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होते हैं डिफरेंट इंडिया में जो स्टेट है उनके लिए? तो राइट आंसर है फाइनेंस कमीशन। इट इज़ द एजेंसी विच असाइंस द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू द स्टेट इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन इज़ द राइट आंसर योर। Now next question, which of the following agencies of Indian government implements the price support system? कौन सी एजेंसी है जो कि आपके PSS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है? तो कौन सा यहाँ पर है राइट आंसर जो है आपका NAFED जो है, ठीक है, वो क्या करता है आपका प्राइस सपोर्ट जो स्कीम होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। सो लाइक आपके जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो इन द ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर इन गेटिंग लाइक रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, जो भी रिम्यूनरेटिव प्राइजेस रहते हैं फॉर देयर प्रोड्यूस विद अ व्यू टू इनकरेज हायर इन्वेस्टमेंट एंड लाइक एज ऑल्सो इन द इंक्रीज द प्रोडक्शन and also productivity of a particular agricultural commodities. तो government declare the minimum support price for the 25 notified agricultural commodities। अभी तक 25 commodities का है जो कि खरीफ एंड रबी क्रॉप सीजन के अंतर्गत आते हैं। सो दिस इज़ फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NAFED, इज वन ऑफ द सेंट्रल नोडल एजेंसी विच इम्प्लीमेंट द प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है, दैट इज़ PSS। तो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए जिससे उनको उनका जो भी रिम्यूनरेटिव प्राइस है उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको अच्छे से मिल पाए, जिससे वो इनकरेज हो पाए ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़े, ठीक है। उससे इसके लिए इम्प्लीमेंट करने का काम जो है कौन करता है? NAFED करता है, ठीक है, एक नोडल एजेंसी के रूप में, नेशनल नोडल एजेंसी के रूप में वर्क करता है, जो कि MSP निर्धारित करता है। बेसिकली अभी तक 25 जो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स हैं उनका MSP निर्धारित किया गया है, यानी उनको MSP की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? तो राइट आंसर इज फूड प्रोसेसिंग इज नॉट इंक्लूडेड, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग दे आर इंक्लूडेड। सो द एग्रीकल्चर क्रॉप एंड अलाइड सेक्टर लाइक द फॉरेस्ट्री, अलाइड सेक्टर्स में फॉरेस्ट्री, लॉजिंग एंड आपका फिशिंग। तो फूड प्रोसेसिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके।
Next question, in which of the 5-year plan in Indian economy the targets for the crop function were not fixed for the first time? So this is the जब 10th 5-year प्लान हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, तो जो टारगेट आपका क्रॉप फंक्शन से दे वर नॉट फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस इज द 10th 5-year plan. Now next question, the importance of agriculture in Indian economy is indicated by its contribution to which of the following? So right answer is the all of the above: national income and employment, industrial development and international trade, and supply of the food grain. So this is some importance of agriculture in a Indian economy. ठीक है, it is a contribution of agriculture in the Indian economy or in the फूड आपका सप्लाई, फूड ग्रेन सप्लाई, एंड इंडस्ट्रियल भी डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड्स को मतलब बढ़ावा देता है, एंड नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी विच इज़ indicated by its contribution to national income or such as industrial development, supply of the food grain. It contribute around 13.7% GDP, and the supply raw material for the development of industries, along with supplying food grain for the livelihood. तो दिस इज सम इम्पोर्टेंस. ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ी डिटेल से बताते गई तो वीडियो लंबा हो सकता है. नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आ जाएगा तुरंत आपको, ठीक है. और टॉपिक वाइज वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक, क्योंकि पर्टिकुलर एक टॉपिक का MCQs मिल जाए इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पहले बताना ज़रूरी है, ताकि आपका एग्ज़ाम सही से जाए. बट आई विल ट्राई टू गिव ऑन अ टॉपिक वाइज नोट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए.